तो राधे राधे साथियों। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हमने स्टार्ट किया है जनवरी से लेके सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यूं समझ लो ये इसका सेट नंबर 2 है। सेट नंबर फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं। हर सेट में हम कोशिश कर रहे हैं कि टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे। मेन कोशिश ये है क्विक फॉर्मेट में इसका रिविजन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिटेल में नहीं जाना है। फिर भी अगर कहीं इंपॉर्टेंट होता है तो थोड़ा बहुत डिटेलिंग में आपको देता हुआ चलूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और पहला वाला सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में इसके अलग से बना दूंगा, जैसे 2-3 सेट बन जाएंगे। बाकी वीडियो सेक्शन में आप जाकर के देख सकते हो। तो देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे। तो इसमें पूछ रहे हैं कि भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन अभी कहाँ पे किया गया था। इसी साल का प्रश्न है, ये 2023 लिख रहा है लेकिन हुआ इसी साल था। कहाँ पे हुआ था तो याद रखना हरियाणा में हुआ था। और ये इसका 9th नंबर का एडिशन था। हरियाणा में भी कहाँ पे हुआ था तो फरीदाबाद में हुआ था। याद रखना ये सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है। और इसकी थीम क्या थी, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। और आपके सामने कुछ प्रश्न मैंने यहाँ रख दिए, जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। याद रखना ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व विज्ञान दिवस ये हम 10 नवंबर को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव ये भी होता है हरियाणा में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है। और सूरजकुंड मेला ये भी लगता है हरियाणा में, ये भी ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की है। तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। आपको याद होगा मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना शुरू की थी। उसमें क्या होता है, महिलाओं को हर महीने अब 1250 रुपए दिए जाते हैं। पहले स्टार्टिंग में तो 1000 रुपए दिए जाते थे। तो उसी से प्रेरित होकर के छत्तीसगढ़ ने ये महतारी वंदना योजना शुरू की है। इसमें क्या होता है, हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। पर इसमें 2-3 कंडीशन है कि जो महिला है वो विवाहित होनी चाहिए, यानी कि शादीशुदा होनी चाहिए। पारिवारिक जो आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और महिला की जो उम्र है वो 23 से लेकर 60 वर्ष की होनी चाहिए। तो आपको 1000 रुपए मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में किस योजना में, महतारी वंदना योजना, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सभी तरह के मवेशियों के दूध उत्पादन में विश्व में टॉप पर कौन सा देश है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। देखो ये प्रश्न हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये जारी की है पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न बनेगा, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन है ये आपको बताना है। तो इन्होंने रिपोर्ट जारी की, उसमें बताया कि भारत ये सभी तरह के मवेशियों के दूध उत्पादन में विश्व में टॉप पर है। आप कह सकते हो विश्व में जितना भी दूध का उत्पादन होता है उसका 24% भारत में होता है। तो आंसर हो जाएगा इंडिया। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ये कहां पर बनेगा। तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी कहां पे, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनेगा। और इस मंदिर की अगर ऊंचाई की यानी कि हाइट की बात करेंगे तो 721 फुट इसकी हाइट होगी। और इसके निर्माण में लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अच्छा, राम मंदिर से आपको याद आएगा भारत में अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसकी हाइट की पहले अगर हम बात करते हैं तो 161 फुट इसकी मैक्सिमम हाइट है। और इस मंदिर के वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत भाई सोमपुरा इसके वास्तुकार हैं। और अगर पूछे आपसे किस शैली में बना है तो नागर शैली में बना है। अब आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न आता है, मंदिर के वास्तुकार तो हमने आपको बता दिए चंद्रकांत भाई सोमपुरा है। आपको बताना है जो उसमें अंदर रामलला की मूर्ति है तो उसके मूर्तिकार कौन है। मूर्तिकार का नाम आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन सा बना है। तो आंसर होगा जापान बन गया है। देखो इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं कि पहले तो बात कर ले जापान का ये जो चंद्र मिशन है इसका नाम क्या है, या तो आप स्लिम मिशन बोल दो या मून स्नाइपर मिशन भी आप इसे बोल सकते हो। और वैसे डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जापान का इससे कॉन्टेक्ट छूट गया, खत्म हो गया था। तो इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जापान ने। अब आपको ये बताना है कि अब जापान ने, भाई इससे तो कांटेक्ट खत्म हो गया, अब जापान एक और मून मिशन चंद्र मिशन को लॉन्च करेगा दिसंबर 2024 तक। उस मून मिशन का नाम क्या है ये प्रश्न बताना है। उसमें जो लैंडर जाएगा उसका नाम क्या है, जो रोवर जाएगा उसका नाम क्या है, और किस रॉकेट से उसे लॉन्च करेगा जापान। यहाँ पे मैंने आपसे 4 प्रश्न पूछ लिए और ये प्रश्न मैं आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हाल ही में बता चुका हूँ। वैसे इस सीरीज में आगे में पढ़ेंगे ये क्वेश्चन, लेकिन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास कौन स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। वैसे भारत चांद पे जाने वाला चौथा देश है, लेकिन हम साउथ पोल पे गए थे तो साउथ पोल पे जाने वाले हम पहले देश है। हमारे चंद्र मिशन का नाम चंद्रयान 3 था जो यहाँ पे सफल लैंडिंग किया था। और जिस पॉइंट पे लैंड किया था उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट है।
अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हर साल 19 जनवरी को कोकबोरोक भाषा दिवस मनाया जाता है, ये भाषा किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा। तो कोकबोरोक भाषा आप सबको पता है त्रिपुरा की, और ये कोकबोरोक भाषा दिवस यहाँ पे इस बार या हर बार कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं 19 जनवरी को ही, ये प्रश्न आपके माइंड में आएगा। तो 19 जनवरी 1979 को कोकबोरोक भाषा को ऑफिशियली तौर पर आधिकारिक तौर पर राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, इसीलिए 19 जनवरी को मनाते हैं ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9वें स्थान पे। तो अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है फोर्ब्स, उसके अनुसार या उसने गोल्ड रिजर्व के आधार पर दुनिया के देशों की अभी रैंकिंग जारी की है, और टॉप पे कौन होगा जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। दूसरे स्थान पे यहाँ पे इसने जर्मनी को रखा है, तीसरे स्थान पे यहाँ पे इटली को रखा है, और अगर भारत की बात करते हैं भारत को 9वें स्थान पे रखा है। और अगर मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बताऊं तो अमेरिका के पास 8,133 टन गोल्ड है, वहीं भारत के पास अगर बात करेंगे तो 800 टन गोल्ड है। ये पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारे बैंक रिजर्व्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिकली अगर जोड़ेंगे तो फिर भारत नंबर 1 हो जाएगा, आप सबको पता ही है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो क्या है। केंद्रीय विदेश मंत्री ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की थी? तो आंसर इसका फारसी हो जाएगा, पर्शियन। ये बात है जब हमारे विदेश मंत्री ईरान के दौरे पर गए थे, तो ईरान की जो राष्ट्रीय भाषा है वो फारसी है, यानी कि पर्शियन है, और वहां पे उन्होंने कहा था कि हम ये पारसी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। वैसे अभी वर्तमान में बात करोगे तो भारत में 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। सबसे पहली तमिल बनी थी 2004 में, जिसे मिला था, फिर संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और सबसे लास्ट में बनी थी उड़िया 2014 में। तो इस तरह से 6 हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस है। अब ये एक और बनाई जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत फारसी के अलावा, यानी कि पर्शियन के अलावा 2 और लैंग्वेजेस है, पाली और प्राकृत, इनको भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी वर्तमान में 6 के पास ये दर्जा है, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो 19वां शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ अभी? तो आंसर होगा युगांडा में हुआ। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट का अभी 19वां समिट हुआ युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला, और वहीं पे इसका आयोजन हुआ, ये ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न बताओ कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान ये किसने शुरू किया, कहाँ पे शुरू हुआ? तो याद रखना असम में। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है, और उन्होंने इस अभियान को, इस योजना को शुरू किया है। एक तरह से आप कह सकते हो ये एक वित्तीय सहायता योजना है। इसमें जो ग्रामीण महिला उद्यमी होंगी उनको सशक्त बनाया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट, ताकि वो बन सके। लेकिन सरकार ने यहाँ पे एक बात स्पष्ट की थी, आपको याद हो तो, अगर कोई महिला जनरल या ओबीसी में आती है तो उस महिला के 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, और अगर वो ST SC से आती है तो उसके 4 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तभी इस योजना का, इस अभियान का लाभ उन्हें मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना असम की है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाली कंपनी जिसका नाम वीटा बोल्ट है, ये किस देश की है? तो आंसर हो जाएगा इसका चाइना। मतलब चाइना की कंपनी है ये वीटा बोल्ट, और इसने कहा ये एक परमाणु बैटरी बनाएगी, यानी कि न्यूक्लियर बैटरी बनाएगी। ये बैटरी की खास बात क्या होगी? ये साइज में छोटी होगी, इसे आप मोबाइल फोन में भी इस्तेमाल कर पाओगे, और दूसरी खास बात ये होगी कि इसको आपको कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। कम से कम 50 साल तक आप इसको चार्ज नहीं करो तभी ये काम करती रहेगी। तो ध्यान रखना, चाइना इसका आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी 47वें नंबर का कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन हुआ था, उसमें थीम देश कौन सा रहा था? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा यूके। और याद रखना ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तक मेला था जिसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? कोलकाता में। इस बार इसका 47वें नंबर का एडिशन था, और यूके इसमें थीम कंट्री रहा था। अच्छा, एक प्रश्न और बनेगा कि 2025 में जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर होगा उसमें कौन सा देश थीम देश होगा? तो याद रखना इसमें भारत थीम देश होगा। मैड्रिड ये कहाँ की कैपिटल है? स्पेन की, तो स्पेन में होगा ये। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा, स्टैचू है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका अनावरण कहाँ पे किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। देखो यहाँ से 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पहले तो किसकी स्टैचू है? भीमराव अंबेडकर जी की है।
आंध्र प्रदेश में जो है उसको नाम क्या दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, हिंदी में बोलोगे तो सामाजिक न्याय की प्रतिमा। और इसकी हाइट की बात करेंगे तो टोटल इसकी हाइट 206 फुट है, जिसमें मूर्ति की बात करोगे तो 125 फुट है, और नीचे का जो मंच होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, वो 81 है, तो टोटल 206 फुट इसकी हाइट है। और ये दुनिया में B.R. अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अच्छा, B.R. अम्बेडकर जी की स्टैच्यू से आपको याद आएगा, भारत के बाहर B.R. अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा ये कहां पे लगाई गई थी? तो याद रखना, अमेरिका में, अमेरिका के मैरीलैंड में लगाई गई थी, और उसको नाम दिया गया था स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। तो वो पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला ग्राफीन केंद्र, जिसको नाम दिया इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ये किस राज्य में स्थापित किया गया? तो याद रखना, केरल में स्थापित किया गया। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीजा अकुला। तो याद रखेंगे, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। पहले तो इनका नाम और इनके खेल का नाम याद रखना, इनका संबंध टेबल टेनिस से है। और अभी वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर में वुमेन सिंगल का खिताब जीत लिया इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने अमेरिका की लिली झांग को हराया था, और इसी जीत के साथ वे वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नाम की बुक को किसने लिखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चारू निवेदिता। चारू निवेदिता लेखिका है, और ये बुक लिखी है इन्होंने, याद रखना। और देखो, ये जो बुक है, ये जो उपन्यास है, ये तमिल में लिखी गई है, और अभी इसका अंग्रेजी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन, अनुवाद किसने किया? ये प्रश्न अगर आपसे पूछेंगे तो नंदिनी कृष्णन ने। किसने किया है? नंदिनी कृष्णन ने किया है, ये ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश बन गया है। और अगर पूछे ऐसा करने वाला, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो फिर उत्तर बिहार हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी 9 सालों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई, जिसका नाम है मोह जूझ, इसका आयोजन ये कहां पे हुआ? तो याद रखना है, इसका आयोजन असम में, असम में इसका आयोजन होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस पर रोक लगा दी थी, और अब 9 सालों के बाद इस पर रोक हटा दी है, फिर से इसका आयोजन किया गया। मोह जूझ पूछे क्या है? तो ये भैंसों की लड़ाई है। और इसी तरह से आपको याद होगा, बैलों को कंट्रोल करने के लिए खेल का आयोजन होता है, जिसे आप जल्लीकट्टू के नाम से जानते हो। ये तमिलनाडु में होता है। पोंगल त्योहार के वक्त इसका आयोजन होता है। और भैंसों की दौड़ भी होती है, जिसे आप कंबाला के नाम से जानते हो, और इसका आयोजन कहाँ पे होता है? ये कर्नाटक में होता है। और ये तो आप देख रहे हो, भैंसों की दौड़ हो रही है, भैंसों की लड़ाई है, और ये भैंसों को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह से एक कनुमा त्योहार के बारे में आपने जरूर सुना होगा। यहाँ पे मवेशियों की पूजा की जाती है, न उनकी लड़ाई होती है, न उनकी दौड़ होती है, उनकी पूजा की जाती है। तेलंगाना में होता है। तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना को कहां पे शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रहा था ऑपरेशन मार्ग बार समाचार, ये किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। वैसे इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना सा जान लो, ईरान ने पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहां पे मिसाइलें दागी थी, तो उसी के खिलाफ पाकिस्तान ने ईरान पे जो अटैक किया था और एक ऑपरेशन चलाया था, उसी को नाम दिया था मार्ग बार समाचार। ये बलूची भाषा है, जिसका मतलब होता है लड़ाकों का खात्मा। तो याद रखना, किसने चलाया? पाकिस्तान ने। किसने चलाया? पाकिस्तान ने। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो फेस्टिवल है, ये हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण पर केंद्रित है। और कहां पे हुआ? अरुणाचल प्रदेश के केसांग जिले के सेईचोसा में इसका आयोजन किया गया। और जो नीशी जनजाति है, यहाँ पे नीशी जनजाति पाई जाती है, उसके लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इस बार ये इसका 9वां संस्करण था। और हॉर्नबिल अगर पूछे, हॉर्नबिल ये किस राज्य का स्टेट बर्ड है? तो एक तो अरुणाचल प्रदेश का है और एक केरल का है। अच्छा, इसी तरह से एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। वो कहाँ पे मनाया जाता है? वो नागालैंड में मनाया जाता है। वो हॉर्नबिल फेस्टिवल है और ये पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है। दोनों में अंतर ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। ये चलो, ये आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं, मैं नहीं बता रहा। इनके पास अभी कौन सा मंत्रालय है?
इनके पास एक्चुअली में 2 मंत्रालय हैं। एक तो युवा व खेल मामलों का मंत्रालय इनके पास है और दूसरा मंत्रालय इनके पास कौन है ये आप लोग मुझे बताएंगे। वैसे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बता दूं, क्रिक एग्जाम चैनल पे जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं उनको याद करने का ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर से देखिएगा। एक बार वीडियो देखने से ही वो सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो वो वीडियो सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, लिखना सिंपल सा क्रिक एग्जाम कैबिनेट मिनिस्टर्स 3.0 ट्रिक्स, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो इसका तो उत्तर याद रखना, मनसुख मांडविया जी, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम से बुक लिखा है इन्होंने। और इस बुक को लॉन्च किसने किया था? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी ने। फिर अगला प्रश्न भी बुक से है कि असम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने, ये याद रखना। और अभी इस बुक को लॉन्च किया था जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह ने। और असम ब्रेव हार्ट ये कौन है? तो ये जो बुक है ये असम बोरफुकन के ऊपर लिखी गई है। और वे कौन है? वे 17वीं शताब्दी के असम के वीर योद्धा थे। 17वीं शताब्दी में असम साम्राज्य का असम पर शासन था और वहीं पे ये असम साम्राज्य में सेनापति हुआ करते थे। तो बुक का नाम और लेखक का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्षों से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी थी? तो याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा 16 वर्ष। यानी कि अगर कोई बच्चा 16 साल से कम उम्र का है तो कोचिंग वाले उसका एनरोलमेंट नहीं करेंगे, कोचिंग में एडमिशन नहीं लेंगे। ये कोचिंग केंद्रों के लिए जो नए नियम आए थे उसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी और भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वो आप दे सकते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन ये किसने किया? तो आंसर होगा नाटो ने किया था। और नाटो ने किस देश में अगर ये किया तो ये यूरोपीय महाद्वीप के अलग अलग देशों में इसका आयोजन किया गया था, कोई भी एक देश नहीं है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, एक्सरसाइज का नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज। आयोजन किया किसने? नाटो ने। नाटो की स्टैटिक देख लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में स्थापना होती है, ब्रुसेल बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? अच्छा, नाटो के सेक्रेटरी जनरल अभी नए बन गए हैं। ये आप लोगों के लिए बन गया एक होमवर्क प्रश्न। मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, ये प्रश्न मैं इंक्लूड करूंगा। लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखते हैं किस किस को पता है इसके नए सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं। वैसे नाटो से 2 प्रश्न आपके और बनेंगे। अभी इसके नए 32 मेंबर हो चुके हैं, तो 31 और 32 वाला जो मेंबर है वो कौन बना है ये बताइए आप लोग। और बाकी देखो भाई, आप में से जिसको भी प्रश्न के उत्तर नहीं आते हैं, जो भी मैं बीच में होमवर्क प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, तो आप घबराना मत कि मुझे प्रश्न नहीं आते, अब उत्तर कहां से पता चलेंगे। हमारे होनहार स्टूडेंट्स हैं जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करते हैं डेली रेगुलर बेसिस पे, तो वो कमेंट करके सारे आंसर टाइप करेंगे, तो उनके आंसर आप देख सकते हैं। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न अभी हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि पराक्रम दिवस ये कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 23 जनवरी को मनाया जाता है। और इस दिन किनकी जयंती होती है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, उसी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं 23 जनवरी को। यह आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत ने अभी किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम खंजर है इसका आयोजन किया? तो ये किया है किर्गिस्तान के साथ। एक्सरसाइज का नाम खंजर है, भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ। इस बार 11वां एडिशन था। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के बकलो में इसका आयोजन हुआ। किर्गिस्तान की बात है तो मैप में देखिए ये रहा किर्गिस्तान। कैपिटल इसकी बिश्केक होती है, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ताई जू यिंग ने। देखो, ये इस बार किसी भारतीय ने खिताब नहीं जीता है, न महिलाओं में न पुरुषों में। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसका नाम है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं। 2024 में जो भी हुआ उसकी हम बात कर रहे हैं। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में हुआ। इसमें पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल शी यू कुई ने जीता, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाड़ी हैं। वुमेन सिंगल ताई जू यिंग ने, चीनी ताइपे के खिलाड़ी हैं। और पुरुष युगल यानी कि मेंस डबल का टाइटल जीता दक्षिण कोरिया की टीम ने। और इन्होंने हराया है एक भारतीय टीम को, कौन? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया डेजर्ट फेस्टिवल, जिसे आप मरु महोत्सव बोलते हो हिंदी में।
और थीम थी बैक टू द डेजर्ट। और इसी तरह से एक ऊंट फेस्टिवल भी पूछा जाता है एग्जाम में। ऊंट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। राजस्थान में भी कहाँ पे? तो राजस्थान के बीकानेर में आयोजन होता है। और एक पुष्कर मेला भी याद रखना। पुष्कर मेला ये कहाँ पे लगता है? राजस्थान में लगता है। और एक पुष्कर फेस्टिवल ये होता है कश्मीर में। तो मैंने दोनों आपको बता दिए, ध्यान में रखना। मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, पुष्कर मेला और पुष्कर फेस्टिवल। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन एक्सरसाइज का आयोजन किया था? तो आंसर हो जाएगा इजिप्ट। एक्सरसाइज का नाम साइक्लोन है। भारत और मिस्र के बीच में हुआ था 2024 में। ये इसका दूसरा संस्करण था। और कहाँ पे हुआ? ये इजिप्ट में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा एडिशन था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इजिप्ट न्यूज में है, कंट्री न्यूज है। तो ये रहा मैप में इजिप्ट, अफ्रीकी देश है इजिप्ट। यहाँ पे मिलेगा आपको। कैपिटल कायरा होती है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। और अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए भी किसे चुना गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। तो याद रखना, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए अभी उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया है। किस श्रेणी में दिया गया? तो संस्थागत श्रेणी में इसे दिया गया है। देखो, ये जो पुरस्कार है ये हर साल व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है। और इस बार व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया गया, संस्थागत श्रेणी में दिया गया। और इसमें संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को चुना जाता है तो उसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने थे, उनका नाम रेवंत रेड्डी है। तो क्या होगा गृह ज्योति योजना में? इसमें 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने आरोग्य श्री योजना भी शुरू की थी, जो कि एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। ध्यान रखना वो भी। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी सोरैया नाम से एक सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने लॉन्च किया है। और डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। और ईरान ने इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो क्वेम 100 नाम से एक रॉकेट है, उससे लॉन्च किया है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, गलत हो जाए तो हिंदी में मैं लिख देता हूँ। क्वेम 100 से इसको लॉन्च किया है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न आता है। अभी ईरान ने, ये तो इस साल का पहला सैटेलाइट इसने लॉन्च किया था। अभी एक दूसरा सैटेलाइट भी इसने लॉन्च किया है, जो कि एक रिसर्च सैटेलाइट है। उसे भी इसी रॉकेट से लॉन्च किया है। उसका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने आपको बताया अभी लेटेस्ट दिल्ली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बाकी अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका अनुवादिनी। तो मतलब ये क्या करेगा, जो आपका स्टडी मटेरियल है, चाहे कोई सी भी भाषा में हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो उसे आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाओगे और उसे आसानी से पढ़ पाओगे। और वो कन्वर्ट करेगा कौन? ये एआई बेस्ड एप्लीकेशन जिसका नाम अनुवादिनी है। आप अपनी मातृभाषा में, अपने रीजनल लैंग्वेज में इसके थ्रू स्टडी कर पाओगे। ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। अभी हाल ही में किसे 2023 के लिए पॉली उम्रिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? शुभमन गिल को। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये जो पॉली उम्रिगर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलों के क्षेत्र में। और किस खेल में? ये क्रिकेट में दिया जाता है। कौन देता है? तो बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। अभी हैदराबाद में ये पुरस्कार दिए गए। और अभी 4 सालों के, या कहूँ 4 सीजन के पुरस्कार एक साथ दे दिए गए। तो पूरी लिस्ट में आपके सामने लगा देता हूँ। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है वो अभी लेटेस्ट 2022-23 वाला है। और पुरुषों में ये दिया गया शुभमन गिल को। वहीं अगर महिलाओं में हम बात करेंगे तो ये दीप्ति शर्मा को दिया गया है। बाकी और भी सालों के आप देख सकते हो, 19-20 के 20, 21-22 सेशन के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा आजीवन उपलब्धि के लिए सीके नायडू पुरस्कार भी, सीके नायडू ट्रॉफी भी दी जाती है। वो फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया है। और ये जो पॉली उम्रिगर पुरस्कार है ना, आप कह सकते हो ये अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया जाता है। तो पुरुषों में तो शुभमन गिल और महिलाओं में दीप्ति शर्मा। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी भारत ने फ्रांस और किस देश के साथ मिलकर के डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज का आयोजन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात।
तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है। किन किन के बीच में हुआ? भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ। कहाँ पे? अरब सागर के ऊपर इसका आयोजन किया गया। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक्सरसाइज का नाम किसके बीच हुआ और कहाँ पे हुआ। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि किस अरब देश में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी? तो आंसर होगा सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब के रियाद में ये पहला अल्कोहल स्टोर, शराब की दुकान खोला जाएगा। तो एक्चुअली ये जो अरब देश होते हैं यहाँ पे, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यहाँ पे कट्टर मुस्लिम रहते हैं और यहाँ के लोग शराब बेचना तो दूर, इसका सेवन भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके धर्म में शराब का सेवन गलत माना जाता है। लेकिन अब ये अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलेंगे और ये स्टोर इनके लिए नहीं होगा, गैर मुस्लिम जो राजनयिक यहाँ पे होते हैं उनके लिए होगा। सऊदी अरब मैप में मैं आपको दिखा दूं, ये रहा सऊदी अरब और कैपिटल इसकी रियाद होती है और करेंसी है सऊदी रियाल। और आपको याद है अभी ब्रिक्स का जो 5 नए सदस्य देश बने हैं अभी 1 जनवरी 2024 को, उसमें सऊदी अरब भी शामिल है। वैसे वो 5 देश कौन कौन से हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया। और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? तो अर्जेंटीना नहीं हुआ। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अभी किसे आईसीसी ने 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना है? तो इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा? पैट कमिंस हो जाएगा। अभी से एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तो सबसे इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये वाले होंगे। ये 2 मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन को रीड कर लेना। सारे नाम, सारी ट्रॉफीज यहाँ पर है, वीडियो को पॉज करके देखो। ये जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी होती है, ये किसे दी जाती है? जिसे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है, उसी को ये ट्रॉफी मिलती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, या आपसे पूछ ले 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली, तो दोनों का उत्तर सेम होगा, पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और उसी तरह से महिलाओं में जो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है, उसी को ये ट्रॉफी दी जाती है, जिसे आप रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी कहते हो। और ये दी गई है किसे? नेट साइवर को। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो ये 2 मैंने आपको बता दिया, बाकी जो सारे अवार्ड्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे? उड़ीसा के मयूरभंज में जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, उसी के पास ये दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी जो है वो स्थापित की जाएगी। मतलब जो टाइगर है वो ब्लैक तरह का दिखता है, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा पर्यटकों को इस सफारी के अंतर्गत। तो सिंपल से याद रखेंगे, पहली मेलनिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ पे? उड़ीसा में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला नाइट सफारी पार्क ये कहाँ पे बनेगा, तो यह आपको मिल जाएगा लखनऊ में। और अगर पूछे डार्क स्काई पार्क ये कहाँ पे बनेगा, तो पेंच टाइगर रिजर्व में बनेगा। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पे स्थापित होगा, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। तो ये मिलते जुलते प्रश्न है, मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि देश का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा बना था? तो ये बना था कृत्रिम। तो जो ओला के फाउंडर हैं, ओला के को फाउंडर है कौन? भवेश अग्रवाल। उन्होंने ही एक एआई मॉडल लॉन्च किया था, उसी का नाम कृत्रिम है। और अभी ये भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न मतलब आपको पता है, अगर कोई स्टार्टअप का जो वैल्यू है, जो बाजार पूंजीकरण मार्केट वैल्यू है, वो $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाता है तो उसे आप यूनिकॉर्न कहते हो। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक स्टार्टअप है, इस तरह से आप कहोगे ये पहला एआई यूनिकॉर्न बन गया भारत का। कृत्रिम इसका नाम है, ये आप ध्यान रखो, बस इतना सा। और अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा, भारत की पहली एआई सिटी ये कौन सी बनेगी, ये बताइए। अगला देखते हैं हम। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी संचार स्टेशन ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये तेलंगाना में स्थापित होगा। तेलंगाना में भी कहाँ पे? विकाराबाद जिले के दुम्मई गुडेम वन क्षेत्र में ये भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिस्टम स्थापित होगा। ये दूसरा है, तो पहला कहाँ बना था? पहला तमिलनाडु में बना था। और इन स्टेशनों की मदद से जहाज और पनडुब्बियों से कम्युनिकेशन करने में मदद मिलेगी। वेरी लो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। तो इतना सा याद रखेंगे। दूसरा वाला कहाँ पे? तेलंगाना में। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन ने अभी
किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी चुना था? तो आंसर हो जाएगा रोशबिना। रोशबिना ये एक भारतीय है, नाम आपको अंग्रेजी लग रहा होगा लेकिन ये एक भारतीय वुशु प्लेयर है। और किस राज्य से अगर बिलोंग करती है तो ये मणिपुर से बिलोंग करती है। और अभी इन्हीं को इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन ने वर्ष की बेस्ट वुशु फीमेल प्लेयर चुना है। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की बात करें, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में आपको मिलेगा। और इन्होंने किस किस इवेंट में कौन सा मेडल जीता वो लिस्ट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किस राज्य के निशी कपड़े को जीआई टैग मिला था? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। एक्चुअली में अरुणाचल प्रदेश के भी 12 उत्पादों को 12 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था, उन सभी की लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है। जो मैंने आपसे प्रश्न में पूछा वो निशी वस्त्र है, निशी कपड़ा है, बाकी और रीड आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिलता है तो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है? याद रखना 10 सालों के लिए। और पहला जीआई टैग ये 2004-5 में मिला था, 2004-5 में मिला था। किसे मिला था? दार्जिलिंग टी को मिला था जो कि पश्चिम बंगाल की है। जीआई मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में थाई पुसम त्योहार ये मनाया गया? तो ये मनाया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मनाया जाता है थाई पुसम त्योहार। इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। भगवान मुरुगन ये भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैन में। और किसकी मदद से, किसकी सहायता से स्थापित किया जाएगा, ये अगर आपसे पूछेंगे तो आईआईटी इंदौर इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना सा ही ध्यान रखना है, भारत का पहला है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है किस राज्य में सांभर महोत्सव मनाया गया? तो ये मनाया जाता है राजस्थान में। सांभर झील के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये जो सांभर झील है ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। इनलैंड मतलब ये चारों ओर जमीन से घिरी गई है, समुद्री का टच इसमें नहीं है। तो इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है भारत की सबसे बड़ी। कौन सी? ये सांभर लेक जो आपको मिलेगी राजस्थान में। और वैसे अगर आपसे प्रश्न ऐसे आ जाए ना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील कौन सी है? तो वो आप जानते ही हो, चिल्का लेक है जो आपको मिलेगी उड़ीसा में, वो समुद्र से टच में है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है। और सांबर लेक ये एक रामसर साइट भी है। वैसे चिल्का लेक भी एक रामसर साइट है। और भारत की पहली जो रामसर साइट अगर आप पूछोगे तो वो एक तो चिल्का लेक है और एक राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क वो है। 1981 में इन्हें दर्जा मिला था रामसर साइट का। तो ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। वैसे राजस्थान में और भी कुछ प्रमुख झीलें हैं जैसे कि पुष्कर लेक हो गया, राजसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, तो ये सब आपको राजस्थान में मिलेगी। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रीति रजक और ये सूबेदार का पद हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है। तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं कि ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो ये राजस्थान में बनकर तैयार हुआ। राजस्थान के पाली में ये बना है। ओम के आकृति का ये शिव टेम्पल है और आश्रम वगैरह सब इसी में है। इसका निर्माण वैसे तो 1990 में ही शुरू हो गया था, लेकिन अभी ये बनकर तैयार हुआ। ओम की आकृति का दुनिया का पहला शिव मंदिर है ये। अच्छा, शिवजी से याद आएगा, दुनिया की सबसे ऊंची शिवजी की मूर्ति ये बनाई गई थी राजस्थान के राजसमंद जिले में और नाथद्वारा में। राजसमंद जिले में जो नाथद्वारा है वहां पे इसका निर्माण हुआ था। इसका नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम इसका नाम है और 369 फुट ये ऊंची मूर्ति है, ध्यान रखना। ये वैसे यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, आप रीड कर सकते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है आर्यना सबालेंका ने। और आर्यना सबालेंका कहाँ से हैं? बेलारूस की प्लेयर है। इन्होंने झेंग किनवेन को हराया जो चीन के हैं। वहीं अगर मेन सिंगल की बात करें तो जेनिक सिनर विजेता रहे थे, ये इटली के हैं। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया था जो रशिया से हैं। और इसमें मेंस डबल का टाइटल भी जरूर से याद रखना, वो एक भारतीय ने जीता है, रोहन बोपन्ना। और उनके जो साथी हैं मैथ्यू एबडेन, वो विजेता रहे थे। मैथ्यू एबडेन पूछे कभी तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। वैसे रोहन बोपन्ना ने अभी संन्यास ले लिया है। वैसे ये चारों खेल हम पढ़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, मतलब चारों ग्रैंड स्लैम। और सबसे अच्छी बात मैं आपको याद करवा दूं, देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो यहाँ पे जो मेन सिंगल है और जो वुमेन सिंगल है वही सेम के सेम आप यहाँ पे छाप दो।
मेन सिंगल यहाँ पे जेनिक सिनर विजेता रहे थे और वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता है। तो एक याद कर लो, दोनों याद हो जाएंगे। बाकी अब फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल और वुमेन में मेन सिंगल, विंबलडन ओपन में मेंस और वुमेन सिंगल, अगर आपको पता है ये किसने जीता तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, वरना आगे तो मैं आपको बताऊंगा ही सही। हम अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ गाइस, सेशन एंड होने वाला है, तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं, पूरे वीडियो में मैंने आपसे कहीं पर भी नहीं बोला। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत और किस देश के बीच में सदा तंसिक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा सऊदी अरब और भारत के बीच में। और कहाँ पे किया गया, तो राजस्थान में किया गया। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका पहला एडिशन है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है आज का। मिलते हैं जल्दी अगले सेट में, सेट नंबर 3 में। और अगर अच्छा लगे सेशन तो लाइक जरूर करना, ताकि हम जल्दी सेट नंबर 3 पे पहुंचे। थैंक यू।